तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह प्रोजेक्ट कार्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 20 अंक का इसी प्रोजेक्ट कार्य से पूछा जाएगा। आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है और दो प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, जिससे आपको 10-10 अंक प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए देखते हैं आज गणित कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट 1, जिसे प्रार्थना 1 कहते हैं। इसमें क्या दिया है, इसका उद्देश्य या प्रश्न क्या रहेगा आपका। शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं भी दो भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। ये क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, यानी आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि बच्चे क्या करेंगे, दो भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो हम देखते हैं, चलिए इसमें क्या है आपका प्रार्थना 1। चलिए प्रार्थना 1 देखेंगे हम। प्रार्थना 1, तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी लेंगे, आर्यभट्ट। कौन से गणितज्ञ की जानकारी लेंगे, आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, 476 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आज के समय का महाराष्ट्र या ढाका हो सकता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी, जिसमें गणित के बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित हैं। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आज के समय का महाराष्ट्र या ढाका हो सकता है। आर्यभट्टी लिखी, आर्यभट्ट ने क्या लिखा, आर्यभट्टी लिखी, जिसमें गणित के बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित हैं। आर्यभट्ट ने द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, साइन सारणी, कोसाइन सारणी, वर्साइन सारणी, गोलीय त्रिकोणमिति, खगोलीय स्थिरांक, अंकगणितीय, बीजगणित आदि हमें दिए हैं। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि सूरज। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण की अवधारणा को समझाया था। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने आपको आर्यभट्ट के बारे में बता दिए। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्यभट्ट का चित्र चस्पा कर देंगे। आप आर्यभट्ट का क्या कर देंगे, यहाँ पे चित्र चस्पा कर देंगे। इसके बाद दूसरे गणितज्ञ का नाम है, दूसरे गणितज्ञ का नाम क्या है, भास्कर आचार्य। चलिए भास्कर आचार्य के बारे में देख लेते हैं, क्या है भास्कर आचार्य के बारे में। भास्कर आचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में बीजापुर में हुआ था। देखिए, भास्कर आचार्य का जन्म कब हुआ था, 1114 ईस्वी में बीजापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1185 ईस्वी में उज्जैन में हुई। भास्कर आचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। देखिए, भास्कर आचार्य द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ कौन सा है, सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलार्ध नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः गणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। इस प्रकार से आपका प्रार्थना कार्य 1 कंप्लीट होता है, जिसमें भास्कर आचार्य का आप चित्र चस्पा कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रार्थना 2 देखते हैं। अब कौन सा प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना 2 यानी प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम। सबसे पहले प्रोजेक्ट 2, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका। प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोले कि विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन का संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममिति लाइन के पास से सममित आकृति दिखती है। जैसे सममित आकृतियाँ कौन सी हो गई, पासा हो गया, माचिस की डिब्बी, घन, घनाभ, पुस्तक, फुटबॉल। ये पासा हो गया, माचिस की डिब्बी, ये घन हो गया। ये आप सममित आकृतियाँ हो गई, ये घनाभ हो गया, पुस्तक हो गई, फुटबॉल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इनकी आकृतियाँ बना देंगे। प्रार्थना कार्य 2 में क्या है, शिक्षक बच्चों से बोले कि विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन का संग्रह करें। जो विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन है, उनका क्या करना है, आपको संग्रह करना है, जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममिति लाइन के पास में सममित आकृति दिखती है। तो हम सममित आकृतियाँ कौन कौन सी बता दी हमने, पासा बता देना, माचिस की डिब्बी, घन, घनाभ, पुस्तक, ये हो गए। इस प्रकार से आपका ये प्रार्थना 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रार्थना 3 देखते हैं। प्रार्थना 3 में क्या दिया है, प्रार्थना 3 मीन्स प्रोजेक्ट 3। शिक्षक बच्चों को बोले कि किसी आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर छापे लगाएं। अब देखें कि किसके छापे अधिक लगे। यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे। इसे अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। देखिए, पेपर का साइज A4 साइज का पेपर ले लीजिए।
जैसे ये ले ली A4 साइज का पेपर, यहाँ आलू और भिंडी को काटकर उन पर रंग लगाकर आपको क्या करना है, A4 साइज के पेपर पर छापे लगाना है और इसके चित्र निम्नानुसार होंगे। जैसे आपने भिंडी को काटेंगे तो A4 साइज के पेपर में इस प्रकार से छापे लगाएंगे। तो ये लग गए छापे, और ये किसके, आलू के हो गए। आलू को काटकर A4 साइज पेपर में छापे लगाए और भिंडी को काटकर A4 साइज पेपर में हमने छापे लगा दिए। अब हमने छापे लगाने के बाद क्या नोट किया, चलिए नोट करते हैं। भिंडी को काटकर षष्ठकोणीय आकार बनता है। देखिए ये भिंडी को काटे तो कौन सा आकार बन रहा है, षष्ठकोणीय आकार बनता है। जबकि A4 पेपर पर जब कटी हुई भिंडी को छापे लगाए जाते हैं तो ये छापे अधिक संख्या में आते हैं, किंतु इसकी तुलना में कटे हुए आलू का आकार गोल होता है और इसलिए A4 पेपर पर कटे हुए आलू के छापे कम संख्या आते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रयोजना कार्य 3 भी कंप्लीट हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, भिंडी और आलू काट के कोई भी कलर से A4 साइज के पेपर में क्या करना है, छापे लगाना है और उसमें आपको देखना है कि इसके छापे अधिक लगते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रयोजना 4। प्रयोजना 4 में क्या दिया है देखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है इसका उद्देश्य। शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। तो देखिए पाई आलेख के प्रकार, तो नंबर 1 दंड आलेख। पाई आलेख के प्रकार में नंबर 1 आ गया दंड आलेख। दंड आलेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक आसान माध्यम है। इसमें दंड को x और y अक्ष के सापेक्ष दर्शाया जाता है। इसे बताते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दंड आलेख की चौड़ाई समान हो तथा उसके बीच का अंतर भी समान हो। इसे ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों तरह का बना सकते हैं। इस प्रकार से आपके दंड आलेख के बारे में हो गया। ये देखिए उसका चित्र भी, इस प्रकार से आप दंड आलेख का चित्र बना देंगे। ये हो गया, आप ये क्या हो गया, दंड आलेख का चित्र हो गया। इस प्रकार से आप दंड आलेख बना देंगे। फिर दूसरा वृत्त आलेख या पाई ग्राफ। तो इसका देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका आकार वृत्तीय होता है। वृत्त आलेख या पाई ग्राफ का आलेख आकार कैसा होता है, वृत्तीय होता है, यानी वृत्ताकार होता है। जैसा कि वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 का कोण होता है। इन्हें अलग अलग विभिन्न भागों में एक एक त्रिज्या खींचकर बांटा जा सकता है। विभिन्न अवयवों का या भागों का एक दूसरे से कितना संबंध है, यह दर्शाने के लिए वृत्त आलेख का उपयोग करते हैं। और ये वृत्त आलेख बना हुआ है, देख सकते हैं आप चित्र में। ये क्या है आपका वृत्त आलेख। इस प्रकार से आप वृत्त आलेख बता देंगे कि 15% समाचार, 10% सूचनात्मक, ये मनोरंजन में 50% और 25% खेल में। इस प्रकार आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस प्रकार वृत्त आलेख बनाएंगे। इसके बाद तीसरा आता है आपका, क्या आता है, रेखा आलेख या लाइन ग्राफ। इसके बारे में देखिए, रेखा आलेख सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ग्राफ है। जो रेखा आलेख है यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ग्राफ है। इसे बनाना सबसे आसान है। ग्राफ में एकत्र किए गए आंकड़ों को ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष के आधार पर पहले बिंदुवार अंकित करते हैं। इसके बाद इन बिंदुओं को मिलाते हैं जिससे एक रेखा प्राप्त होती है। इसलिए इसे रेखा आलेख या लाइन ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार से आप चित्र बना के बता सकते हैं किसमें, रेखा आलेख या लाइन ग्राफ में। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रायोजना कार्य 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रायोजना कार्य 5। देखते हैं प्रायोजना कार्य 5 का प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न समझ लेते हैं, उसके बाद उसका हल करेंगे। तो पहले उद्देश्य क्या है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने GST लागू किया, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले GST को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। ये क्या हो गया, हमारा प्रश्न हो गया, उद्देश्य हो गया। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, नंबर 1 डिब्बा बंद फूड आइटम। क्या ले लिए, डिब्बा बंद फूड आइटम ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दाल, चावल, चना, सोयाबीन आदि 5% GST लगाया गया। अगर इन आइटम को खुले में बेचा जाए तो इन फूड आइटम पर GST नहीं लगेगा। यदि ये पैकिंग रहता है, डिब्बे बंद रहते हैं तो इस पर क्या लगेगा, GST। और यदि इनको खुले में बेचते हैं तो इस पर GST नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप दाल का एक भरनी बना लेंगे। इस प्रकार बंद डिब्बा बना लेंगे, 4 डिब्बे बना लिए। एक में दाल बता दी, एक में चावल, एक में चना, एक में सोयाबीन। उसके बाद पैकेट बंद लेवल वाले प्रोडक्ट जैसे सर्फ, बिस्किट, साबुन, चायपत्ती, घी इत्यादि पर 18% दर से GST लगाया गया है। इसके अतिरिक्त नारियल पानी पर 12%, फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% की दर टैक्स लगाया गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, साबुन का चित्र बना देंगे। ये टॉपी वगैरह हो गया, ये इस प्रकार टॉय, गुड़िया, बिस्किट, तो ये आप क्या करेंगे, इनके चित्र इस प्रकार से बना के बता देंगे। इसके बाद तीसरा है खाने में इस्तेमाल
होने वाली मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। तो यहाँ पे इनके चित्र बना देंगे। ये मछली का चित्र हो गया, ये दही यहाँ पे है, ये पनीर है, ये सूखा मखाना है। इन पे कितने प्रतिशत जीएसटी लगता है? 5%। ये सूखा सोयाबीन, मटर, इस प्रकार से आप चित्र बना के बता देंगे। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो प्रायोजन कार्य यानी प्रोजेक्ट 5 कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 5 के साथ आज कितने प्रोजेक्ट बताए? 5 प्रोजेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपको ये किसका प्रोजेक्ट है? विषय गणित का प्रोजेक्ट कार्य है। यदि ये प्रोजेक्ट कार्य के जो आपको प्रोजेक्ट बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।